देखिए, स्टाम्प पेपर मुख्यतः 2 तरह का होता है, जी। जुडिशियल और नॉन जुडिशियल। अच्छा सर, जुडिशियल में और नॉन जुडिशियल में क्या अंतर होता है? वही तो मैं बता रहा हूँ जी। कि जुडिशियल स्टाम्प पेपर का प्रयोग अदालती कार्यों में होता है। अदालत में जैसे आपको कोई भी प्लेंट दाखिल करना है तो मिनिमम 5 रुपए का स्टाम्प पेपर चाहिए होता है। अदालती एफिडेविट कराना है तो उसमें 100 रुपए का आपको शपथ पत्र लेना होता है, उस पर 45 रुपए का स्टाम्प पेपर लगता है। दोस्तों, आप लोगों के मन में कहीं न कहीं एक सवाल हमेशा जैसे घुमा फिरा के ज़हन में आते रहता है कि स्टाम्प पेपर को लेकर। स्टाम्प पेपर कई प्रकार के होते हैं और हर एक स्टाम्प पेपर का अलग-अलग अपना-अपना काम होता है। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि किसी भी प्रकार का कोई मकान लीज़ पर लेना चाहते हैं तो वहाँ भी स्टाम्प पेपर का आवश्यकता पड़ता है। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं कि जो लोग ज़मीनी जैसे खरीद बिक्री करते हैं तो वहाँ पर भी स्टाम्प पेपर का ज़रूरत पड़ता है। कुछ लोग होता है कि किसी भी चीज़ का एग्रीमेंट कराना चाहते हैं, जैसे चैनल हो गया या रूम हो गया, किसी भी प्रकार का कोई एग्रीमेंट कराना चाहते हैं तो वहाँ पर भी स्टाम्प पेपर का ज़रूरत पड़ता है, आवश्यकता पड़ता है। अब जैसे सवाल ये है कि आखिर स्टाम्प पेपर जो होता है, स्टाम्प पेपर का वैलिड कितने दिनों का रहता है? कुछ लोग जो है सो इस प्रश्न को लेकर काफ़ी चिंतित भी रहते हैं, परेशान भी रहते हैं कि हमने स्टाम्प पेपर आज लिए और जैसे एग्रीमेंट हम 1 हफ्ता बाद करा रहे हैं, फिर उसमें क्या परेशानी है? क्योंकि डेट दोनों का अलग-अलग हो जाता है। तो इन सारे मुद्दा पे अभी हम बातचीत करेंगे। हमारे बीच जो है सो एसएम झा सर जुड़ चुके हैं, जो एडवोकेट हैं। इनसे हम जानकारी लेने का प्रयास करेंगे। आप लोगों को बीच हम बारीकी से जानकारी देने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले सर आपको हमारे चैनल में बहुत-बहुत स्वागत है। आपके तमाम दर्शकों को मेरा नमस्कार। देखिए, स्टाम्प पेपर मुख्यतः 2 तरह का होता है, जी। जुडिशियल और नॉन जुडिशियल। अच्छा सर, जुडिशियल में और नॉन जुडिशियल में क्या अंतर होता है? वही तो मैं बता रहा हूँ जी। कि जुडिशियल स्टाम्प पेपर का प्रयोग अदालती कार्यों में होता है। अदालत में जैसे आपको कोई भी प्लेंट दाखिल करना है तो मिनिमम 5 रुपए का स्टाम्प पेपर चाहिए होता है। अदालती एफिडेविट कराना है तो उसमें 100 रुपए का आपको शपथ पत्र लेना होता है, उस पर 45 रुपए का स्टाम्प पेपर लगता है। तो और मान लीजिए अदालत में कोई भरण-पोषण का बात है, अदालत ने पत्नी के भरण-पोषण के लिए पति को 5 लाख रुपए मतलब मुकर्रर कर दिया कि आपको 5 लाख रुपए देना है। तो अदालत में आपको मैं बताऊँ, आपके दर्शकों को बताऊँ कि ना तो चेक मान्य होता है, यदि अदालत में पैसे जमा करने हैं, तो उसमें चालान लेता है। हाँ, क्या चीज़ का उसमें चालान रहता है? मैं बता रहा हूँ ना, उसमें वही जुडिशियल स्टैम्प होते हैं, जिसका डिनोमिनेशन जो है मूल्य 5 रुपए से लेकर 5 लाख तक का हो सकता है। तो जितना रुपए जमा करना है, उसका वो स्टाम्प पेपर खरीद लेते हैं और उसे कोर्ट में जमा कर देते हैं। ये हो गया जुडिशियल स्टाम्प पेपर। जुडिशियल स्टाम्प पेपर की ज़रूरत प्रत्येक दिन होती है लोगों को। आप यदि कचहरी जाएँगे तो जजशिप के बीच में एक काउंटर दिखेगा, जहाँ सारे स्टाम्प आपको मिल जाएँगे। जुडिशियल स्टाम्प में भी एक स्टाम्प होता है, एक होता है वेलफेयर स्टाम्प। 25 रुपए के डिनोमिनेशन वाले स्टाम्प को वेलफेयर कहा जाता है। ये स्टाम्प पेपर कहाँ-कहाँ पे काम आता है? अभी मैंने कहा कि जैसे एफिडेविट कराना है आपको, तो एक 25 रुपए का स्टाम्प लगेगा जो वेलफेयर कहलाता है, 2 10-10 रुपए का स्टाम्प लगेगा। और यदि आपको कोई मुकदमा करना है तो मुख्य प्लेंट जो होता है दस्तावेज, उसके ऊपर 5 रुपए का स्टाम्प लगाया जाता है। अब बात आती है नॉन जुडिशियल स्टाम्प की। तो नॉन जुडिशियल स्टाम्प आप यदि आज से 5-10 साल पहले, 20 साल पहले की बात करें तो उस समय एग्रीमेंट के लिए 20 पैसे का नॉन जुडिशियल स्टाम्प पर कहता था 20 रुपए का नहीं, 20 पैसे का हुआ करता था कि बाद में 20 रुपए का हो गया, जो एक रेवेन्यू टिकट होता था। उस टिकट पर भी साइन करके कोई एग्रीमेंट बना दिया जाता था तो वो भी वैलिड होता था। उसके बाद धीरे-धीरे प्रचलन बढ़ी तो 10 रुपए का भी स्टाम्प आता है, 100 का भी आता है, 500 का भी आता है और 1000 रुपए का भी आता है। मुख्यतः 100 रुपए का स्टाम्प ज़्यादा प्रचलन में होता है। आम आवाम के लिए, गरीब और मध्यम वर्ग के लोग 100 रुपए वाले स्टाम्प से ज़्यादा परिचित हैं, क्योंकि 100 रुपए वाले स्टाम्प का जो काम है, उसमें सबसे पहला है एफिडेविट कराने का काम, 100 रुपए के स्टाम्प पर होता है। दूसरा होता है लीज एग्रीमेंट। जैसे मान लीजिए ये मकान आपको लेना है और 11 महीने तक का आपको लीज दिया जा रहा है, तो 11 महीने तक के लीज के लिए 100 रुपए के स्टाम्प की ज़रूरत होती है लीज एग्रीमेंट बनाने के लिए। 2 पक्षों के बीच, टेनेंट के बीच और भाड़ेदार के बीच जो एग्रीमेंट बनता है, वह लीज एग्रीमेंट 100 रुपए के स्टाम्प पर बनता है 11 महीना के लिए। अब 11 महीना से ज़्यादा का लीज कराना है तो आपको 1000 रुपए का स्टाम्प पेपर बनाना होगा एग्रीमेंट। स्टाम्प पेपर का सर वैलिड मतलब कब तक? 11 महीना से ज़्यादा भी हो सकता है क्या? मैं आपको बता दूं कि आप लोगों के मन में जो वहम है, आपके दर्शकों के मन में कि स्टाम्प पेपर 6 महीने तक के लिए ही वैलिड होते हैं, उसका मतलब ये नहीं है कि स्टाम्प पेपर का वैलिडेशन 6 महीने है। 6 महीने तक आप उस स्टाम्प पेपर को जहाँ से खरीदे हैं वहाँ जाकर के पैसा वापस ले सकते हैं। जैसे 100 रुपए का स्टाम्प आपने खरीदा, अब आपको उसका ज़रूरत नहीं है, कोई काम नहीं हुआ, तो विदिन 6 मंथ
आप उस स्टाम्प को फिर से स्टाम्प वेंडर को दे दीजिएगा, तो आपको वह 100 रुपये वापस कर देगा। कुछ परसेंटेज काट लेगा। वो जो उसका प्रॉफिट का परसेंटेज है। अन्यथा वैलिडिटी की बात है तो ये 100, 200, 500 साल वैलिड होगा, उसकी वैलिडिटी में कोई कमी नहीं आती है। आज आप खरीदे स्टाम्प, आप 6 महीने के बाद एग्रीमेंट कराइए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। साल भर के बाद भी कराइए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। 2 साल के बाद भी कराइए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। लेकिन सर कहीं न कहीं ये देखा लेकिन जाता है। स्टाम्प मैं एक चीज़ क्लियर कर दूँ आपके दर्शकों को भी कि जैसे स्टाम्प का परचेजिंग आज मान लीजिए कल 26 मई होगा, मई 26 को आपने स्टाम्प परचेज किया और एग्रीमेंट यदि आप बना रहे हैं मार्च 2024 का, तो वो गलत हो जाएगा। क्योंकि इसका आप कारण बताना पड़ेगा। मैं नहीं, स्टाम्प आप बाद में खरीदा, एग्रीमेंट पहले कैसे करा लिया? अच्छा। यानी एग्रीमेंट स्टाम्प खरीदगी की डेट के बाद होना चाहिए। जैसे मान लीजिए कल आप एक स्टाम्प खरीदे 24 तारीख को और 26 तारीख को आप उस पर एग्रीमेंट कराते हैं तो चलेगा? इसका कारण भी लिखना पड़ेगा 2 दिन लेट होने का। ना कोई कारण लिखने की जरूरत नहीं है। लेकिन यदि आपने 24 को स्टाम्प खरीदा 24 मई को और एग्रीमेंट का डेट आपका यदि 24 मार्च है कि आज दिनांक 24 मार्च को हम 2 पक्षों के बीच एक समझौता हो रहा है, तो वो गलत हो जाएगा। क्योंकि एग्रीमेंट तो स्टाम्प खरीदने के बाद होगा ना, पहले कैसे हो गया? तो मैं बता रहा था कि इसके 100 रुपये के स्टाम्प के क्या-क्या काम हैं। तो पहला तो लीज एग्रीमेंट के लिए, दूसरा है डीड ऑफ गिफ्ट के लिए। जैसे एक कार है जो मेरे नाम रजिस्टर्ड है, हम चाहते हैं कि वो अपने भाई को हम गिफ्ट कर दें या हम अपने बहनोई को गिफ्ट कर दें या किसी को गिफ्ट कर दें। तो यदि वैसे हम वो कार दे दें, कहीं कल कोई घटना दुर्घटना हो जाएगा तो वो आदमी परेशान हो जाएगा। तो 100 रुपये के स्टाम्प पर हम डीड ऑफ गिफ्ट बना करके वह कार उसे दे सकते हैं। इसका तीसरा काम है पावर ऑफ अटॉर्नी। जैसे मान लीजिए मेरे पास 200-400-500 बीघा ज़मीन है और हम उस ज़मीन की देखभाल करने की स्थिति में बिल्कुल नहीं है। गाँव में मेरा ज़मीन है, मैं उसको देखभाल करने में सक्षम नहीं हूँ और कभी-कभार हमको ज़रूरत पड़ता है, उसको बेचने की भी ज़रूरत पड़ती है, तो मैं गाँव जा कर के किसी व्यक्ति से बात करूँ, उतना वक़्त मेरे पास नहीं है। तो मैं उसमें किसी एक व्यक्ति को पावर ऑफ अटॉर्नी बना दिया और 100 रुपये के स्टाम्प पर पावर ऑफ अटॉर्नी का मैंने उनको डीड बना दिया। अब उस ज़मीन का जो खाता खेसरा फलाना ठिमकाना उसमें लिखा हुआ है, वह उसका अब उतना ही पावरफुल मालिक हो गया जितना मैं था। अब मेरे बिहाफ़ में वो काम करेंगे। तो कहने का मतलब ये हो गया कि आम भाषा में कि उस ज़मीन का मालिक वो आदमी हो गया, वो चाहेगा तो खरीद बिक्री कर सकता है। बिल्कुल कर सकता है। तो डीड ऑफ अटॉर्नी बनाने के लिए, पावर ऑफ अटॉर्नी ट्रांसफर करने के लिए भी 100 रुपये का स्टाम्प का ज़रूरत पड़ता है। अब मान लीजिए 1 रुपये से लेकर 5 लाख रुपए तक का आपने ज़मीन खरीदा है, तो उसका एग्रीमेंट जैसे आप आज ज़मीन की बात हो गई, बहना हो गया, तो अभी ये तो आप रजिस्ट्री नहीं करा लोगे और सामने वाला कल भाग ना जाए, तो इसके लिए एग्रीमेंट की ज़रूरत होती है। तो 5 लाख रुपए तक का एग्रीमेंट आप 100 रुपये के स्टाम्प पर करवा सकते हैं। उसके बाद है इंडिमनिटी बॉन्ड के रूप में। जैसे कभी-कभी अदालत में 2 पार्टीज़ के बीच फैसला हो जाता है कि इस केस को मैं विथड्रॉ कर रहा हूँ, इस केस को विथड्रॉ करने के एवज़ में मुझे जो खर्च हुए थे, मेरे बीमारी में जो खर्च हुए थे, वो 50,000 रुपये खर्च हुए। तो अभी तो मैं 50,000 रुपया देने में सक्षम नहीं हूँ, लेकिन मैं वादा करता हूँ कि आने वाला समय में मैं ये पैसा सामने वाले को दे दूँगा। तो अदालत कहता है जो आप इंडिमनिटी बॉन्ड बना दीजिए। ये बॉन्ड बनाने के लिए भी 100 रुपये का स्टाम्प का यूज़ होता है, इसका प्रयोग होता है। अब यदि आपको 5 लाख से ज़्यादा डिनोमिनेशन का एग्रीमेंट कराना है, कोई ज़मीन खरीदना है, मकान खरीदना है, गाड़ी खरीदनी है, तो आपको 100 रुपये के स्टाम्प से काम नहीं चलेगा। उसके लिए आपको 500 रुपये का स्टाम्प लेना होगा। 5 लाख से 10 लाख के बीच, और उससे ज़्यादा के लिए 1000 रुपये का स्टाम्प चाहिए। ठीक है? अब वैलिडिटी वाली बात तो आपका क्लियर हो गया कि स्टाम्प पेपर का कोई वैलिडिटी नहीं होता है, ये कभी ख़त्म हो ही नहीं सकता है। और मैं आपके दर्शकों को एक बात और बता दूँ कि कुछ लोग आज के समय, वर्तमान समय में आप 100 रुपये पर एग्रीमेंट करा के रखे हैं कि 1000 रुपये पर एग्रीमेंट करा के रखे हैं, अदालत में उस एग्रीमेंट का वैल्यू 0 कर दिया गया है। ये सामान्य लोगों के बीच चर्चा है कि अब स्टाम्प पेपर पर लिखे हुए एग्रीमेंट पर कोर्ट फैसला नहीं देती है। तो मैं ऐसे दर्शकों को जो इस तरह की समस्याओं से ग्रसित हैं, परेशानियों से ग्रसित हैं, उनको मैं बताना चाहूँगा कि वर्तमान समय में देश की अदालतों ने, सुप्रीम कोर्ट ने यह रेगुलेटरी पास कर दिया है कि यदि आप कोई एग्रीमेंट कराते हैं तो दैट शुड बी रजिस्टर्ड एग्रीमेंट, यानी एग्रीमेंट का रजिस्ट्रेशन करवा लीजिए आप। जैसे रजिस्ट्री ऑफिस में ज़मीन का रजिस्ट्री होता है ना, तो वो रजिस्ट्री की जगह आप एग्रीमेंट का रजिस्ट्रेशन करवाइए। एग्रीमेंट का रजिस्ट्रेशन कहाँ पे होगा? रजिस्ट्री ऑफिस में होगा। तो अब मान लीजिए कोई व्यक्ति, अब मान लीजिए 5 लाख का सौदा कर लिया और उस समय उसको ध्यान में नहीं रहा जो वह रजिस्टर्ड एग्रीमेंट करवा सके, मान लीजिए, तो ऐसी स्थिति में वो ये ना सोच ले कि उसका पैसा डूब गया। अब आज की बात हो या 10 साल या 20 साल या 50 साल पहले की बात है, यदि सादे कागज पर भी किसी ने एग्रीमेंट कर रखा है, स्टाम्प के बिना भी एग्रीमेंट कर रखा है, तो उसको भी आप अदालत में घसीट सकते हैं, लेकिन वो
एग्रीमेंट एक्ट में नहीं जाएगा, वह जाएगा स्पेसिफिक परफॉर्मेंस एक्ट में। जो समाज के रहते हुए समझौता होता है उस नहीं नहीं नहीं, कोर्ट में जैसे आप एग्रीमेंट पेपर को लेके केस करने जाएंगे तो कोर्ट में एग्रीमेंट एक्ट है, कानून में एक एग्रीमेंट एक्ट है कि एग्रीमेंट एक्ट के तहत आप एक सूट फाइल करिएगा कि सामने वाले ने हमसे एक एग्रीमेंट किया था और वह एग्रीमेंट के आधार पर हमको ज़मीन नहीं दे रहा है, ठीक है, तो हमें ज़मीन दिलवाया जाए। तो नए प्रोविजन में क्या कहा गया है कि अब वही एग्रीमेंट एक्ट के तहत मान्य होगा जो एग्रीमेंट रजिस्टर्ड होगा। बिना रजिस्ट्रेशन किया हुआ एग्रीमेंट का कोई वैल्यू होगा नहीं। तो ऐसे में बहुत सारे लोगों के दिमाग में एक गलतफहमी हो गई है कि मैंने जो रजिस्टर्ड नहीं कराया एग्रीमेंट तो मेरा तो पैसा डूब गया। तो ऐसे लोगों को मैं कह रहा हूँ कि एग्रीमेंट एक्ट के तहत आपका केस भले ही ना सुना जाए, लेकिन लॉ में प्रोविजन है स्पेसिफिक परफॉर्मेंस एक्ट, इसके तहत आपका यह मामला सुना जाएगा और अदालत बिना स्टाम्प का भी एग्रीमेंट है तब भी आपका हक आपको दिला देगा, दिलाने का काम करेगा। निश्चित। अच्छा, लास्ट में सर आपसे मेरा ये एक सवाल है, जो लोग मतलब किसी भी सोशल मीडिया का चैनल हो उस चैनल पे एग्रीमेंट करना चाहे तो फिर कैसे कर सकते हैं? चैनल का कितना वैल्यू है, अब मान लीजिए आज तक को एग्रीमेंट करना है कि हम किसी को लीज पर अपना आज तक चैनल दे रहे हैं, उसका सालाना का ट्रांजेक्शन अरबों रुपए का है, तो उसका तो 1000 रुपये स्टाम्प कम से कम चाहिए होगा। हाँ, अब चैनल के वैल्यू के आधार पर स्टाम्प पेपर की रिक्वायरमेंट होगी। जैसे 5 लाख से कम का वैल्यू वाला चैनल है तो उसको 100 रुपये के स्टाम्प पेपर पर हो जाएगा एग्रीमेंट। आप किसी को ट्रांसफ़र कर सकते हैं, पावर ऑफ अटॉर्नी ट्रांसफ़र कर सकते हैं। जैसे मैंने बताया कि ये चैनल आपका है पूर्णिया में, एसके सोनी न्यूज़, अब आप ये चैनल यहाँ पर चलाने में सक्षम नहीं क्योंकि आपको पटना में इससे बड़ा चैनल में काम मिल गया है, तो आप एसके सोनी न्यूज़ को किसी को पावर ऑफ अटॉर्नी दे देते हैं कि पूर्णिया में संचालन का काम वो करेंगे, तो 100 रुपये के स्टाम्प पेपर आप कर सकते हो सकता है, हैं। हाँ, बिल्कुल हो सकता है। जैसे कि मान लीजिए हमको इस चैनल का मान लीजिए हमको इस चैनल का 2 साल 3 साल के लिए हमको करवाना है तो उसके लिए भी 100 लीज एग्रीमेंट के रूप में आप ऐसा कर सकते हैं। आप किसी को लीज परसेंटेज पे करना, परसेंटेज दे सकते हैं, सारा एग्रीमेंट के तहत हो जाता हो है। जाएगा आप एग्रीमेंट बना करके उसको दे सकते हैं 100 के नोट पे। 100 रुपये के स्टाम्प पेपर। चलिए, बाकी दोस्तों जैसे आप लोग जैसे हमारे और सर के बीच की बातचीत में आप क्या समझे क्या नहीं समझे, सारा अपना राय विचार कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मेरा प्रयास था आज का कि लोग जो है सो काफ़ी ऐसे लोग होते हैं जो स्टाम्प पेपर को लेकर जो है सो परेशान रहते हैं, उनको स्टाम्प पेपर के बारे में कुछ समझ में नहीं आता है, तो वो तरह तरह के वकील के पास जाते हैं, एडवोकेट के पास जाते हैं और वहाँ से वो जानकारी लेते हैं। तो आज हम जो है आपको अपने चैनल पे वही जानकारी देने के प्रयास किए हैं जो हमारे बीच अभी SM शाह सर जुड़ चुके थे और बेहतर से बेहतर आपको जानकारी देने के प्रयास किए हैं। बाकी आप लोग को हमारा प्रयास कैसा लगा कमेंट सेक्शन में बताइएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय बिहार।